इसराइल ने IAEA बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी इसकी एक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर जो अटैक किया है, इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इसराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके हालात की जानकारी दी है। फिर आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान महफूज है? पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। 200 से ज्यादा जहाजों ने हमला किया और पहले भी माजी में 4-5 दफा जो है वो इसराइल बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता रहा। नमस्कार दोस्तों, दुनिया की राजनीति एक बार फिर खतरे के मुहाने खड़ी है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने से अब चर्चा है कि अगला निशाना पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर हो सकते हैं। ईरान पर हालिया हमलों के बाद इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां अब उन देशों पर नजर गड़ाए हुए है जो परमाणु ताकत रखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का साथ दे सकते हैं। इसके तहत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने इजराइल के रडार पर आ चुके हैं। आपका क्या मानना है? क्या इजराइल वाकई पाकिस्तान के परमाणु अड्डों को निशाना बनाएगा? इस्राएली फौज ने 200 जंगी जहाजों से ईरान के 8 शहरों पर हमला किया। पाकिस्तान ने अपनी जौहरी तनसीबात की हिफाजत के लिए नस्ब किया गया दिफाई फजाई निजाम मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक कर दिया है। उसके बाद इनके होते हुए इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया और ये नेक्सिस, शादी में बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, ये नेक्सिस इंडिया इजराइल अगेंस्ट ईरान पाकिस्तान है। इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह अटैक किया था जैसे इजराइल ने अभी ईरान पे अटैक किया 6-7 मई को। इसराइल अगला हदफ पाकिस्तान को तो नहीं बनाने जा रहा। मुझे ये बताइए कि क्या अभी हालिया जो चंद माह पहले जो बयान आया बेंजामिन नेतन्याहू का कि हमारे जो है वो 2 टारगेट्स हैं, एक जो है वो तेहरान है और एक इस्लामाबाद है। 200 जहाजों ने हमला किया और आप इमेजिन करें कि टॉप के मिलिट्री लीडर्स मार दिए, टॉप के साइंटिस्ट्स मार दिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अमन के दाई बन के निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो हर हालत में जो है वो दिफा करेंगे इसराइल का। हम पाकिस्तानी या ईरानी अमेरिका और चाइना के लिए बैटल ग्राउंड ना बन जाए। दैट विल बी डिजास्टर्स। ये जो रात को हमला हुआ उससे एक बात साबित हो गई कि ईरान के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए और ये एक कागजी शेर साबित हुआ, पेपर टाइगर जिसको कहते हैं। और इतनी इनकी प्रॉक्सीज थी, लेबनान में थी हिजबुल्ला, फिर होतीज जो थे यमन में, और फिर गजा में हमास है, तो वो भी किसी काम नहीं आई। उनको भी इजराइल ने बहुत ही कमज़ोर कर दिया है और अब खुद ईरान पे हमला करके, और उसमें भी देखिए कि एक भी जहाज़ उनका नहीं गिरा सके। ये 200 जहाज़ों ने हमला किया और आप इमेजिन करें कि टॉप के मिलिट्री लीडर्स मार दिए, टॉप के साइंटिस्ट्स मार दिए और इतनी प्रिसीजन के साथ जो है टारगेट किया गया। हालांकि कल से खबरें आ रही थी तो भाई आप इनको कहीं किसी सेफ जगह पे ही भेज देते इन अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को, साइंटिस्ट्स को। सो वो सिटिंग डक्स जो कहा जाता है ना अंग्रेजी में, वो सिटिंग डक्स साबित हुए ये साइंसदान भी और मिलिट्री ऑफिसर्स भी। तो सर आपको लग क्या रहा है कि ईरान में जो लीडरशिप है, क्या आपको लगता है कि वो कहीं पे जीतती हुई दिखाई दे रही है, या दोनों कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करें, इजराइल को भी और ईरान को भी, तो आपको कौन ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, कौन लूजर लग रहा है? देखिए ना, जहां तक एयरफोर्स का ताल्लुक है तो देयर इज नो डाउट कि इजराइल हैज अ सुपीरियरिटी। तो अब इतनी कामयाबी से उन्होंने इतने बड़े जो हैं वो अटैक्स किए हैं, तो ईरान की तो मेरे ख्याल में काफ़ी सुबकी हुई है इसमें। आप पाकिस्तानी मीडिया भी इवन देख लें, अगर सोशल मीडिया भी, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के कमेंट्स नज़र आएंगे कि कैपेबिलिटी नहीं थी तो भाई पंगा क्यों लिया फिर। तो ईरान बहुत एक्सपोज हुआ है इस सूरत हाल में, और उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, जो 1989 से स्याह सफ़ेद के मालिक हैं ईरान में, वो बहुत एक्सपोज हुए हैं। इट इज़ अबाउट टाइम ही शुड कंसिडर रिजाइनिंग। किसी नए बंदे को चांस दें और अपने सिस्टम को कुछ ओपन अप करें, कुछ डेमोक्रेसी लाएं। आप हैरान होंगे कि 2 दफ़ा सदर रहने वाले अहमदी निजाद, उनको 2017 में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वहाँ पे एक इदारा है जिसको कहते हैं गार्डियन काउंसिल, फारसी में कहते हैं शूरा निगहबान। 12 मेंबर होते हैं उसके, और वो ये फैसला करते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता। तो इस तरह की जो जमहूरियत है उसने उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया,
और इंटरनेशनल जो टेंशन्स हैं उनकी, उसका आप देख लीजिए कि ईरान की जो करेंसी है इंटरनेशनली इट इज द वीकेस्ट। तो $1 जो है, आप गेस कीजिए कि कितने रियाल के बराबर होगा। ईरान का जो है रियाल है करेंसी उनकी, आई वॉज सरप्राइज। मुझे आइडिया नहीं है जी। 42,000 रियाल आपको मिल सकते हैं $1 के बदले में। कैन यू इमेजिन? $1 के? यस। तो इस हद तक हालात खराब हैं। और 2015 में जब अमेरिका से एग्रीमेंट हुआ था ईरान का, तो ईरान में बड़ी खुशियां मनाई गई थी, क्योंकि ईरानी तंग आ चुके हैं इन हालात से, सैंक्शन से, पाबंदियों से। और फिर मौलवियों ने जो है सोशल उनकी जो फ्रीडम्स हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम्स हैं, उससे भी महरूम किया हुआ है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल में अली खामेनेई साहब के खिलाफ जाते हैं। लेकिन सर वहां की पब्लिक तो उनके खिलाफ बात करती नहीं है, ना ही उनको हटाने की बात की जाती है, ना ही कोई और बात की जाती है कि कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा हो। ना पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी कभी बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, तो कभी KPK में होता है, तो कभी आजाद कश्मीर या POK जो कहलाता है उसमें होता है। लेकिन ईरान में ऐसा कुछ खास देखने में आता नहीं है। उसकी क्या वजह है? प्रोटेस्ट तो वहां होते रहे हैं, 2009 में भी हुए, उसके बाद भी हुए, अभी वो खातून के इशू पे भी हुए थे, ड्रेस कोड के इशू पे। तो लेकिन वो काफी रूथलेसली उनको सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि वही बात है ना कि इंटरनेशनल मीडिया की भी वहां प्रेजेंस कोई खास नहीं है। और बहुत से लोगों को तो वो जासूस डिक्लेयर करके सजाएं भी दे देते हैं, फांसी भी लगा देते हैं। तो ये सिस्टम जो है, देखिए ना, लोग तंग आ जाते हैं एक ही तरह के चेहरे देख देख के। तो हमारे एक पॉलिटिशियन जो थे, उस वक्त वो कॉलम नवीस थे, वो बता रहे थे कि मैं एक दफा दुबई से ईरान जा रहा था किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। तो वो न्यूज वीक था या टाइम मैगजीन, कोई रिसाला इस तरह का देख रहे थे जिसपे ईरान के मौलवियों की तस्वीरें थी। तो वो एक ईरानी इनके साथ बैठा था, तो इनको कहता है कि वी हेट देम। इससे ये मत समझिएगा कि हम उनको सपोर्ट करते हैं या उनके साथ हैं। तो ये जो सूरत हाल है ना, इतने अरसे से जो है उन्होंने एक 1979 से एक क्लैरिकल डिक्टेटरशिप बनाई हुई है, जिसको इकोनॉमिस्ट जो है इंग्लैंड का सबसे जो पॉपुलर न्यूज मैगजीन है, वो ये कहता है कि इट इज द ओनली मॉडर्न डे थियोक्रेसी, जिसको कहते हैं मुल्लाइयत। तो ये वाहिद मुल्लाइयत है नए दौर की, इस दौर की। तो दोस्तों, क्या इजराइल अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाने बनाने वाला है? क्या ईरान के बाद अब पाकिस्तान की बारी है? वर्तमान स्थिति में इजराइल और ईरान के बीच भारी युद्ध देखने को मिल रहा है और अब खुफिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहा है इजराइल अपनी सैन्य रणनीति का अगला निशाना बना सकता है पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को। जी हां, आपने सही सुना। इजराइल की खुफिया एजेंसियां और मिलिट्री कमांड अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इजराइल उन देशों की लिस्ट तैयार कर रहा है जो भविष्य में परमाणु संकट का कारण बन सकते हैं। और इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास है एक मजबूत न्यूक्लियर वॉरहेड्स और हाल के पाकिस्तान के करतूतों से इजराइल उसे खतरे के तौर पर देख रहा है। इसलिए पाकिस्तान अपनी सेना को तुरंत रेड अलर्ट पर डाल दिया है। पाकिस्तान ने अपने सभी न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा बढ़ा दी है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं और बॉर्डर पर सुरक्षा चरम पर है। अगर इजराइल ने पाकिस्तान के परमाणु अड्डों पर हमला किया तो यह केवल एक देश की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया युद्ध के चपेट में आ जाएगा। युद्ध के जानकार मानते हैं यह इजराइल की प्रिमिटिव स्ट्राइक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है या फिर पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक बड़ी चाल हो सकती है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस दबाव का कैसे जवाब देता है, सैन्य कार्रवाई से या फिर कूटनीतिक रास्ते से। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।